हेलो स्टूडेंट्स। तो आज थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स का एक एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे। बाय मेटालिक स्ट्रिप। थर्मोस्टैट तो आपने बहुत सुना हुआ होगा। थर्मो मतलब टेम्परेचर और स्टैट मतलब कांस्टेंट। तो टेम्परेचर कंट्रोल के लिए थर्मोस्टैट ये डिवाइस हम यूज करते हैं और उसमें होती है एक बाय मेटालिक स्ट्रिप। तो पहला इसका कंस्ट्रक्शन और प्रिंसिपल समझेंगे, एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे और फिर कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी इसके ऊपर सॉल्व करेंगे। जेई में पहले एक प्रॉब्लम पूछी जा चुकी है बायोमेटालिक स्ट्रिप पर। तो जैसा नाम से पता लग रहा है, बायोमेटालिक मतलब मेटल की दो स्ट्रिप्स, उनको आपस में रिवेटेड कर देते हैं, जैसा कि यहां दिख रहा है। ये एक स्टील की और ये ब्रास की स्ट्रिप। स्ट्रिप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि थिकनेस बहुत कम होगी। तो एक स्टील की और एक ब्रास की स्ट्रिप्स आपस में होती हैं रिवेटेड, तब हमको मिलता है बायोमेटालिक स्ट्रिप। A bimetallic strip is made by riveting two metal strips of different materials। ये इंपॉर्टेंट बात है। एक ही मेटल नहीं होती बल्कि दो मेटल्स को रिवेटिंग करते हैं। डिफरेंट मटेरियल्स, मटेरियल्स के डिफरेंट होने से क्या होगा, तो उनका जो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन होता है वो अलग अलग होगा और उसका अलग अलग होना बहुत जरूरी है। एंड सेम लेंथ, जैसा कि यहां दिख रहा है आपको, यह स्टील की और यह ब्रास की स्ट्रिप्स जो आपस में रिवेटेड हैं। दोनों की लेंथ सेम है, थिकनेस तो नेग्लिजिबल है और दोनों के अल्फा अलग अलग हैं। अब आप जानते होंगे कि ब्रास का अल्फा स्टील से ज्यादा होता है। अल्फा मतलब कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम। क्या होता है ये? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इनटू राइज इन टेम्परेचर। मतलब यूनिट लेंथ में यूनिट टेम्परेचर राइज से लेंथ में आने वाला चेंज न्यूमेरिकली अल्फा के बराबर होता है। तो अल्फा ब्रास का होता है 19 टाइम्स 10⁻⁻⁻6 पर डिग्री सेल्सियस और स्टील का अल्फा होता है 11 इंटू 10⁻⁻6 पर डिग्री सेल्सियस। तो याद रखना चाहिए कि ब्रास का अल्फा स्टील से ज्यादा है। तो बायोमेटालिक स्ट्रिप मिलती कैसे हमको? बाय रिवेटिंग टू मेटल स्ट्रिप्स ऑफ डिफरेंट कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्सपेंशंस एंड ऑफ सेम लेंथ। तो जनरली स्टील और ब्रास की दो स्ट्रिप्स ली जाती हैं, इनको आपस में रिवेटेड कर देते हैं और हमको मिल जाता है थर्मोस्टैट। थर्मोस्टैट ये इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में यूज होता है, जैसे घर में यूज होने वाली इलेक्ट्रिक आयरन हो या गीजर, रेफ्रिजरेटर, इलेक्ट्रिक अवन हो या फायर अलार्म्स हो। इलेक्ट्रिक रिलेज में भी इसको यूज करते हैं। रूम में कूलिंग या हीटिंग को कंट्रोल करने के लिए भी थर्मोस्टैट यूज किया जाता है। बहुत ही आसान सा एक डिवाइस है, समझने में भी आसान और बनाने में भी बहुत आसान। बस हमको दो डिफरेंट मेटल्स की स्ट्रिप्स को आपस में रिवेटेड कर देना है। डिफरेंट मेटल्स के अल्फाज अलग अलग होंगे और ऐसा होना जरूरी भी है, तो हमको मिल जाता है थर्मोस्टैट। अब ये काम कैसे करेगा? तो बहुत ही आसान है। अब मान लो इसका टेम्परेचर हम बढ़ाएं। अभी आप उसको देख रहे हैं, मान लो बायोमेटालिक स्ट्रिप को रूम टेम्परेचर पर सपोज, और यदि इसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा? यदि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो होगा ये कि ये दोनों अलग अलग होते, यदि स्टील और ब्रास की स्ट्रिप्स अलग अलग होती, आपस में रिवेटेड नहीं होती, तो क्या होता? दोनों की लेंथ में आता इंक्रीमेंट। पर क्योंकि ये आपस में रिवेटेड हैं, ब्रास का अल्फा स्टील के अल्फा से ज्यादा है, तो इसमें जो एक्सपेंशन आएगा ब्रास में वो स्टील से ज्यादा आएगा। और ब्रास में यदि एक्सपेंशन ज्यादा है और स्टील में कम है और दोनों को साथ में रहना है, तो होगा क्या? ये जो बायोमेटालिक स्ट्रिप है ये बेंड हो जाएगी। ये बेंड हो जाएगी। किस तरह बेंड होगी? इस तरह कि ब्रास की लेंथ ज्यादा रहे और स्टील की लेंथ रहे कम। तो वो एक सर्कुलर आर्क के फॉर्म में बेंड हो जाएगी, जिसमें आउटर साइड में रहेगा ब्रास जिसका अल्फा ज्यादा है और जिसका अल्फा कम है वो होगा इनर साइड में। यानी ऊपर से देखे जाने पर स्टील ये हमको दिखेगा कॉनकेव, बल्जिंग इन,
और इस तरफ से यदि देखेंगे तो ब्रास जो है वो आउटर साइड में दिखेगा, बल्जिंग आउट, मतलब वो कॉन्वेक्स दिखाई देगा। बस ये बन गया आपका थर्मोस्टेट या बायोमेटालिक स्ट्रिप। तो याद क्या रखना है, बायोमेटालिक स्ट्रिप में दो डिफरेंट मेटल्स की इक्वल लेंथ की स्ट्रिप्स को आपस में रिवेट कर देते हैं। तो जनरली ब्रास और स्टील यूज होते हैं बायोमेटालिक स्ट्रिप में। अब थ्योरी में हमसे क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एक बायोमेटालिक स्ट्रिप दी होगी ब्रास और स्टील की बनी हुई, when this bimetallic strip is heated or cooled, different metals expand or contract differently, क्योंकि उनके अल्फा अलग अलग हैं, for the same rise or fall of temperature, and the bimetallic strip assumes a shape of circular arc। जब डिफरेंट मेटल्स की बनी हुई किसी बायोमेटालिक स्ट्रिप को गर्म करेंगे या ठंडा करेंगे तो उनमें एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन अलग अलग आएंगे और वो स्ट्रिप सर्कुलर आर्क के फॉर्म में बेंड हो जाएगी। अब हमसे पूछते हैं कि एक बायोमेटालिक स्ट्रिप है और उसको गर्म किया, गर्म करने पर कौन सी मेटल किस तरफ होगी, तो क्या सोचेंगे, मान लो स्टील और ब्रास की बात हो रही होगी तो अल्फा ब्रास का ज्यादा होता है। ब्रास का अल्फा ज्यादा होने से क्या होगा, उसकी हीटिंग करने पर एक्सपेंशन ज्यादा आएगा, कूलिंग करने पर कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होगा। तो जब हीटिंग की बात हो रही होगी तब ब्रास किस तरफ होगा, कॉन्वेक्स साइड में, क्योंकि उसकी लेंथ को ज्यादा रहना है। आप देख रहे हैं ये किसी बड़े सर्कल का पार्ट है तो इसको ज्यादा रहना है, उसमें ज्यादा एक्सपेंशन आएगा तो वो रहेगी आउटर साइड में और स्टील रहेगा इनर साइड में। ऐसे याद रखेंगे, या फिर यूं कह सकते हैं कि बायोमेटालिक स्ट्रिप बेंड होती है इस तरह, टुवर्ड्स द मेटल ऑफ लेसर कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, जिसका अल्फा कम होगा उस तरफ वो बेंड हो जाएगी। जैसा कि यहां दिख रहा है स्टील का अल्फा कम है तो स्टील की तरफ वो बेंड हो जाती है। या फिर आपसे पूछ सकते हैं, फिर से ब्रास स्टील का बना हुआ एक बायोमेटालिक स्ट्रिप है और उसको अब की बार क्या किया है, ठंडा किया है, उसके टेम्परेचर को डिक्रीज किया है, तब कौन सी मेटल किस तरफ होगी, तो कॉन्ट्रैक्शन किस में ज्यादा आएगा, कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा आएगा ब्रास में। ब्रास में ज्यादा आएगा मतलब उसकी लेंथ कम होगी स्टील से, तो उसको रहना पड़ेगा इनर साइड में, स्टील को रहना पड़ेगा आउटर साइड में। तो यह है कैसी साइड, कॉनकेव या इनर, यह है कॉन्वेक्स इधर से देखे जाने पर, या आउटर। कूलिंग वाले केस में आपको यह याद रखना पड़ेगा, टुवर्ड्स द मेटल ऑफ ग्रेटर कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन। तो लॉजिक से आप इसको आंसर कर सकते हैं। अब मैं आपको थर्मोस्टेट के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। थर्मोस्टेट मतलब जो टेम्परेचर या तो मेजरमेंट के काम आता है या उसके कंट्रोल के लिए काम आता है, या सर्किट में स्विच या रिले के तौर पर उसको यूज करते हैं, उसको कहते हैं थर्मोस्टेट। उसका एक मॉडल समझते हैं, आसानी से हमको समझ में आ जाएगा। मान लो ये है एक थर्मोस्टेट, दो मेटल से बना हुआ। अभी ये कैसा है, ये मेटालिक स्ट्रिप्स हैं स्ट्रेट, और सर्किट का ये पार्ट है। मान लो किसी सर्किट में इसको लगा रखा है हमने, ये है वो सर्किट सपोज, और ये है वो कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, जिस अप्लायंस को चलाने या बंद करने के लिए इसको स्विच के तौर पर काम करना है ना। उसको इजी बना के मैं आपको बता रहा हूं, वो कॉन्सेप्ट, वो फंडा समझ में आ जाना चाहिए बस। अभी सर्किट कैसा है, तो अभी सर्किट है क्लोज्ड, मतलब करंट इज अलाउड टू फ्लो। अब करंट फ्लो होने से मान लो इसका टेम्परेचर बढ़ता है, ऐसा हम मान रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ने पर ये बेंड हो जाएगी बायोमेटालिक स्ट्रिप, और बेंड होने से क्या होगा, इन दोनों एंड्स पर आ जाएंगे एयर गैप, एयर गैप आने से क्या होगा, वो सर्किट क्लोज हो जाएगा। फिर वो ठंडी होगी और सीधी हो जाएगी, ठीक है, सीधी हो जाएगी वो, तब फिर सर्किट जो है वो कैसा हो जाएगा, क्लोज। फिर यदि ये गर्म हो गई तो फिर एयर गैप आने से वो फिर ओपन हो जाएगा। इस तरह किसी सर्किट को चालू करने या बंद करने के लिए इसको हम यूज कर सकते हैं, इसलिए उसको कहते हैं थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट कहने का तो कारण यह है कि टेम्परेचर को स्टैटिक बनाए रखता है, कांस्टेंट बनाए रखता है।
फिर आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन था जो जेई में पूछा गया था। क्या करना है हमको? रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द बायमेटालिक स्ट्रिप व्हेन इट इज हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू T डिग्री सेल्सियस। ब्रास और स्टील की बनी हुई एक बायमेटालिक स्ट्रिप है। दोनों की इनिशियल लेंथ कितनी है? L नॉट। और ये दिखाया हुआ हमने डायग्राम 0 डिग्री सेल्सियस पर। इस बायमेटालिक स्ट्रिप को जब T डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं तब हमको पता है वो इस तरह के सर्कुलर आर्क में बेंड हो जाएगी विद ब्रास ऑन द आउटर साइड। और हमको इस समय इसका चाहिए रेडियस ऑफ कर्वेचर। एक्चुअली हमें चाहिए एवरेज रेडियस ऑफ कर्वेचर। उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जिसको हमको आगे के लिए रट लेना है। आर बराबर होता है डी अपॉन दोनों अल्फा का पॉजिटिव डिफरेंस, जो लार्जर है उसमें से स्मॉलर को सबट्रैक्ट करेंगे, इनटू राइज इन टेम्परेचर। अब ये डी क्या है? डी है इन स्ट्रिप्स की सेंट्रल लाइंस के बीच की सेपरेशन। ये है ब्रास की स्ट्रिप, ये है स्टील की स्ट्रिप। इसको मैंने 1 बोला, इसे 2। और इन दोनों स्ट्रिप्स की सेंट्रल लाइंस के बीच की सेपरेशन है डी। दोनों मटेरियल्स के अल्फा का यहां आएगा डिफरेंस और यहां आएगा राइज इन टेम्परेचर। तो राइज इन टेम्परेचर कितना है? फ्रॉम 0 टू टी यानी टी। तो जेई में यही पूछा हुआ था कि एवरेज रेडियस ऑफ कर्वेचर अल्फा 1 अल्फा 2 और टी पर किस तरह डिपेंड करती है। तो डिफरेंस ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ थर्मल एक्सपेंशन से इनवर्सली प्रोपोर्शनल और राइज इन टेम्परेचर से भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो मल्टीपल आंसर करेक्ट टाइप क्वेश्चन था, उसमें 2 ऑप्शंस करेक्ट थे। अब इस पर आते हैं वापस। क्या चाहिए हमको? रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ बायमेटालिक स्ट्रिप्स। तो वेरिएबल्स कौन से हैं? तो ये तो है इनिशियल लेंथ, दोनों की इक्वल लेंथ की है, दोनों के सेंट्रल लाइंस के बीच की सेपरेशन है डी। और 0 डिग्री सेल्सियस पर तो वो स्ट्रेट होगी और T डिग्री सेल्सियस पर इस तरह से वो बेंड हो जाएगी। अब यहां पर आप देख रहे हैं दोनों स्ट्रिप्स, इनकी लेंथ पहले मान लेते हैं कि वो हो गई है L1 L2। L1 L2 हो गई इनकी लेंथ। और ये दोनों स्ट्रिप्स सेंटर ऑफ द सर्कुलर आर्क पर कितना एंगल सबटेंड कर रही हैं? 5 इन रेडियन। और रेडियस कितनी है? सेंट्रल लाइन तक लेंगे सिर्फ। रेडियस ब्रास स्ट्रिप की है R1 और स्टील की है R2। अब सबसे पहले लिखते हैं L1 L2। L1 कितना होगा? तो लीनियर एक्सपेंशन वाला फॉर्मूला लगाना है। यह फाइनल लेंथ L1 बराबर होगी इनिशियल लेंथ। ये किसके लिए लिख रहे हैं? ब्रास की स्ट्रिप के लिए। तो L1 इज इक्वल टू L नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा 1 T। ये आया L1। और L2 कितना होगा? L2 मतलब स्टील की फाइनल लेंथ। ये सेंट्रल लाइन इसकी देखना है हमको, ये बहुत पतली है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम R1 R2, जैसे R1 की बात करें तो यहां तक ले रहे हैं, यहां तक या यहां तक, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसी तरह लेंथ की बात हो रही है। तो L2 ये कितना होगा? L2 होगा L नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा 2 टाइम्स टी। तो ये फाइनल लेंथ्स हो गई। और ये आर्क्स हैं एक्चुअली। जैसे ब्रास के लिए ये है L1 और स्टील के लिए ये है L2। अब ये तो हो गया पहला पार्ट। हमको चाहिए क्या? एवरेज रेडियस इस सर्कुलर आर्क की। ये पहला काम खत्म हो गया। अब क्या करेंगे? अब आप जानते हैं एंगल इन रेडियन इज इक्वल टू होता है, एंगल इन रेडियन इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। तो इसके लिए यदि हम लिखें ब्रास के लिए, या सीधे लिखें लेंथ ऑफ आर्क, मतलब ही L1 लेंथ ऑफ आर्क इज एंगल इनटू रेडियस। एंगल सबटेंडेड इज 5 एंड रेडियस इज R1। तो L1 होगा 5 R1 और L2 कितना होगा? L2 होगा 5 R2। ये L1 L2 हमने लिख दिए। अब यहां देखें R1 माइनस R2 यदि हम करेंगे तो ये क्या आएगा? सेंट्रल लाइंस के बीच की सेपरेशन। R1 माइनस R2 इज इक्वल टू D। R1 R2 की वैल्यूज यहां सब्स्टिट्यूट करके फाई की वैल्यू पहले हम निकाल लेते हैं, क्योंकि हमको चाहिए क्या है? हमको चाहिए एवरेज रेडियस। एवरेज रेडियस
और एवरेज का मतलब क्या होगा, R1 प्लस R2/2। R1 R2 का अरिथमेटिक मीन हमको चाहिए। अब R1 को क्या लिख सकते हैं यहां से, L1/5, और R2 को क्या लिख सकते हैं, L2/5। तो यहां आएगा L1 प्लस L2, और यहां आ जाएगा ये 2/5, ऐसा होगा। और L1 L2 की वैल्यूज को यहां से सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, तब L0 कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा, L0 तो हो गया कॉमन, इन दोनों का एडिशन 1 प्लस अल्फा 1t और 1 प्लस अल्फा 2t, दोनों का एडिशन होगा 2 इंटू अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इंटू टी, ऐसा होगा। और नीचे आएगा 2/5। अब यहां 2 के सामने अल्फा 1 अल्फा 2 बहुत छोटे हैं, 10⁻⁻⁶, तो ये टर्म बहुत छोटी है, 2 के सामने ये नेग्लिजिबल है, इसलिए इसको इग्नोर करके इसको लिखेंगे 2L0/2/5। 2 कैंसल आउट होकर फाइनली R इस तरह से हमको मिल जाएगा, R बराबर होगा L0/5, L0/5, और 5 अभी नोन नहीं है, वो 5 यहां से हम फाइंड कर लेते हैं। क्या करना होगा, यहाँ वैल्यूज डालते हैं, R1 कितना आएगा, L1/5, R2 की वैल्यू क्या होगी, L2/5, यानी L1 माइनस L2/5 इक्वल्स टू D। और यहाँ L1 L2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, L1 ये है, L2 ये है, L1 माइनस L2, तो L0 आ जाएगा कॉमन, अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस अल्फा 1t माइनस 1 माइनस अल्फा 2t, ऐसा होगा अपॉन 5। ये 1 कैंसल आउट, t कॉमन कर लेते हैं, तो क्या बचेगा, तो बचेगा, ये हम क्या निकाल रहे हैं, तो हम ये फाइंड कर रहे हैं d की वैल्यू। d इज इक्वल टू होगा L0 अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 इंटू टी अपॉन 5। ये आया, तो 5 बराबर कितना होगा, 5 बराबर होगा L0 अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 इंटू टी अपॉन डी, और ये यहां सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 5 का वैल्यू। तो 5 का वैल्यू जब ये सब्स्टिट्यूट होगा, तो आप देख रहे हो ये L0 और ये L0 कैंसिल, और ये रेसिप्रोकेट होकर क्या आ जाएगा, d अपॉन अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 इंटू टी के बराबर हमको ये फॉर्मूला मिल गया। तो एवरेज रेडियस ऑफ कर्वेचर, अब ये उठापटक इतनी हम एग्जाम में नहीं कर सकते, तो अच्छा होगा यदि इसको रट लें कि एवरेज रेडियस ऑफ कर्वेचर d, और d याद रखें सेंट्रल लाइंस के बीच की सेपरेशन है, या फिर ये दोनों पट्टियां d मोटाई की हो तब भी सेंट्रल लाइन के बीच की सेपरेशन यही होगी d। और यहां आएगा डिफरेंस ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ लीनियर एक्सपेंशंस, और यहां आएगा राइज ऑफ टेम्परेचर। अब क्वेश्चन कैसा आता है वो देखते हैं। टू थिन मेटल स्ट्रिप्स, दो मेटल स्ट्रिप्स हैं, वन ऑफ ब्रास एंड अदर ऑफ आयरन आर ज्वाइंट टुगेदर पैरेलल टू ईच अदर एट अ डिस्टेंस 2 मिलीमीटर अपार्ट। मतलब ये दे रखा है हमको डी, क्वेश्चन की लैंग्वेज से आपको समझ में आ जाएगा, ये दे रखा है डी। इफ द स्ट्रिप्स आर ऑफ इक्वल लेंथ एट 0 डिग्री सेल्सियस, इनिशियल टेम्परेचर दे रखा है 0 डिग्री सेल्सियस, द रेडियस ऑफ द आर्क फाउंड बाय द बायोमेटालिक स्ट्रिप, मतलब हमको एवरेज रेडियस चाहिए व्हेन हीटेड टू 80 डिग्री सेल्सियस, यानी राइज ऑफ टेम्परेचर कितना होगा 80 डिग्री सेल्सियस। क्या क्या दिया हुआ है हमको, अल्फा ब्रास का दिया हुआ है और आयरन का भी अल्फा दिया हुआ है। तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होगा, आर बराबर हम लिखेंगे डी अपॉन लार्जर अल्फा माइनस स्मॉलर अल्फा इंटू राइज ऑफ टेम्परेचर। अब डी कितना है, वो है 2 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, तो इसको मिलीमीटर में यदि सब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये अभी मिलीमीटर में ही आएगा एवरेज रेडियस, पर आंसर्स दे रखे हैं मीटर में, तो हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। मिलीमीटर का ये बना दिया मैंने मीटर। नीचे लार्जर अल्फा कौन सा है, वो है 19 इंटू 10⁻⁻⁶, ये स्मॉलर है 19 माइनस 12, यानी 7 इंटू 10⁻⁻⁶ आएगा, और इधर आएगा राइज ऑफ टेम्परेचर 0 से
80 डिग्री सेल्सियस, मतलब राइज ऑफ टेम्परेचर इज 80। बस ये आंसर हो जाएगा। तो सॉल्व कर देते हैं, ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 1000, एक जीरो कम कर दें तो 100 बचेगा, यानी 200 अपॉन 56। इसको सॉल्व कर देना है, तो अंदाज भी आप लगा सकते हो, यही आंसर होना चाहिए 3.57 मीटर। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन आएगा, आया तो फॉर्मूला बेस्ड, तो अच्छा होगा यदि इसको रट लें। और जेई में ये पूछा हुआ था कि आर किस तरह डिपेंड करता है अल्फा पर, मतलब दोनों अल्फा पर और राइज ऑफ टेम्परेचर पर। तो आप देख रहे हैं आर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 के मैग्नीट्यूड से, और एवरेज रेडियस राइज इन टेम्परेचर से भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इस फॉर्मूले को याद रखना चाहिए।